नमस्कार। कहानी कलश में आपका हार्दिक अभिनंदन है। और आज मैं कक्षा 9वीं के लिए गंगा पुस्तक से भारती जय विजय करे यह कविता लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इसके कवि जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं और इस कविता में एक साथ दो अर्थ लेकर कवि चलते हैं। तो आइए सबसे पहले हम कवि परिचय करते हैं, उसके बाद हम कविता करेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 1899 में बंगाल के महिषादल में हुआ। वे मूलतः गढ़ाकोला उत्तर प्रदेश के निवासी थे। निराला की औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिषादल में हुई। उन्होंने स्वाध्याय से संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते। मैं यहाँ पर अपरा लेकर उनके उपस्थित हुआ हूँ और अपरा में पहली कविता ही है भारती जय विजय करे। ये ध्यान दीजिए, ये देखिए ये कविता जो है और ये पुस्तक जो है ये प्रकाशित जो हुई है ये 1992 में 1992 में 16वां संस्करण है इस पुस्तक में। इससे मैंने कविता ली है। हालांकि ये गंगा पुस्तक में कविता संकलित है, वहीं से मैंने यहाँ ली है, उसी का ये PDF है। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मूल रूप से जो कविता थी इसी पुस्तक में थी। 1928 में ये कविता उन्होंने लिखी थी। तो आइए, उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते। उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध लेखन में भी उनकी ख्याति अविस्मरणीय है। निराला रचनावली के 8 खंडों में उनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है। दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता और प्रकृति का विराट तथा उदात्त चित्र उनकी रचनाओं में उपस्थित है। छायावादी रचनाकारों में उन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया। उपेक्षितों, पीड़ितों के प्रति उनकी कविताओं में गहरी सहानुभूति मिलती है। निराला का निधन सन 1961 ईस्वी में इलाहाबाद में उनकी मृत्यु हुई। कवि परिचय के बाद आइए हम बात करते हैं पाठ का उद्देश्य। मैं बार बार इस बात को रखना चाहता हूं आपके सामने कि पाठ का उद्देश्य क्या है। इस कविता को रखने के पीछे जो एक पूरी कमेटी काम करती है, सिलेक्शन बोर्ड जो है जिन्होंने पाठ का चयन किया है, उनका उद्देश्य क्या है, उन्होंने क्या सोचा होगा इस कविता को रखने के लिए, रखने से पहले कि हमें छात्रों में किस तरह के कॉम्पिटेंसी को देना है, बताना है, उनके अंदर किस तरह के कॉम्पिटेंसी को विकसित करना है। तो आइए सबसे पहले प्रस्तुत पाठ का उद्देश्य विद्यार्थियों में राष्ट्र प्रेम, गौरव बोध और सांस्कृतिक चेतना का विकास करना। तीन है, राष्ट्र प्रेम, गौरव बोध और सांस्कृतिक चेतना। गौरव बोध क्या है? अपने अतीत, अपने देश, अपने सभ्यता, अपनी संस्कृति पर गौरव करना, उन पर प्राउड करना, ये उद्देश्य है। और साथ ही भारत की प्राकृतिक संपन्नता, आध्यात्मिक परंपरा और एकता की भावना से परिचित कराते हुए उन्हें मातृभूमि के प्रति श्रद्धा, सम्मान और समर्पण का भाव जागृत करना भी इसका प्रमुख लक्ष्य है। तो इतने सारे लक्ष्य को लेकर चयन बोर्ड ने, चयन कमेटी ने इस कविता को यहाँ पर रखा है। तो आइए कविता के बारे में हम जानते हैं, उसके बाद में हर एक पद्यांश को लेकर उसकी व्याख्या, उसके शब्दार्थ करवाऊंगा और फिर उसकी व्याख्या हम करेंगे। कविता के बारे में सबसे पहले कविता के बारे में क्या है? 1928 में प्रकाशित भारती जय विजय करे कविता निराला की देश प्रेम से ओतप्रोत एक प्रेरणादायक रचना है। कविता के आरंभ में ही कवि भारती जय विजय करे कहकर भारत को विजयश्री प्राप्त करने की कामना करता है। ध्यान दीजिए, ये जो कविता लिखी गई है 1928 में, और वह जो पृष्ठभूमि क्या है, 1928 का समय जो है, हम उस समय परतंत्र थे, अंग्रेजों के हम गुलाम थे, इसलिए पूरे देश में आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी। साहित्यिक स्तर पर भी साहित्य में जो साहित्यकार जो थे वे देश के प्रति, जनता में एक उद्बोधन, एक आत्मगौरव और
आंदोलन के प्रति एक प्रेम और उत्साह जगा रहे थे, उधर नेताओं द्वारा विभिन्न आंदोलनों द्वारा आज़ादी की लड़ाई छेड़ी हुई थी। तो हर एक व्यक्ति जो भी था, जो जिस कर्म में लगा हुआ था, कवि हो, लेखक हो, नेता हो, जो भी हो, वो अपने अपने कर्म में लगे हुए थे और देश को आज़ाद कराने के लिए वे कृत संकल्पित थे। तो यहाँ देखिए वही है 1928 में प्रकाशित भारती जय विजय करे कविता निराला की देश प्रेम से ओतप्रोत एक प्रेरणादायक रचना है। कविता के आरंभ में ही कवि भारती जय विजय करे कहकर भारत को विजयश्री प्राप्त करने की कामना करता है। वह मातृभूमि को कनक शस्य कमल धरे कहकर संबोधित करता है, जो भारत की कृषि परंपरा और श्रम के सौंदर्य को दर्शाता है। कविता में भारत की भौगोलिक सुंदरता का ऐसा चित्र खींचा गया है मानो भारत कोई देवी हो जिसके चरणों को समुद्र अपने जल से धोता है। नदी, वन, पुष्प, हिमालय, गंगा आदि प्राकृतिक शोभा को भारत के वस्त्राभूषण की तरह प्रस्तुत किया गया है। कवि भारत को एक चेतन सत्ता के रूप में देखता है जिसकी दिशाओं में ओंकार की गूंज हो रही है और जो अनेक तरह के स्वरों और विचारों से समृद्ध है। तो ये कविता के बारे में। आइए सबसे पहले हम काव्यांश को करते हैं। एक एक काव्यांश में आपको करवाऊंगा और फिर उसके शब्दार्थ, फिर उसकी व्याख्या और फिर अंत में जाकर हम प्रश्नोत्तर करेंगे अभ्यास के। भारती जय विजय करे, भारती जय विजय करे कनक शस्य कमल धरे, लंका पदतल शतदल गर्जितो रमी सागर जल, धोता शुचि चरण युगल स्तव कर बहु अर्थ भरे, भारती जय विजय करे। ये पहला पद्यांश है। देखिए यहाँ पे इसका अर्थ एक एक का, भारती यानी सरस्वती, भारत माता को भी कहा गया वाणी, वाणी की अधिधात्री यानी सरस्वती को कहा गया है। भारत माता जय विजय करे, विजय प्रदान करने वाली, सफलता देने वाली, कनक यानी सोना, पलाश, शस्य अन्न, फसल, खेती, शस्य अन्न क्या है? फसल, खेती, धान्य, नई घास, कोमल तृण, सद्गुण, कमल धरे, कमल धारण करने वाली, लंका, श्रीलंका भारत के दक्षिण का द्वीप देश, पदतल यानी तलवा नीचे, चरणों में, चरणों के नीचे, शतदल 100 पंखुड़ियों वाला कमल, गर्जितोर्मी गर्जित तरंगे, गर्जितोर्मी गर्जित और उर्मी को मिलाकर शब्द का निर्माण किया है। तो गर्जित जमा उर्मी, उर्मी यानी लहरें, तो लहर गरजती तरंगे कह सकते हैं, गरजती लहरें कह सकते हैं। बादलों का गर्जन, सागर जल, समुद्र का पानी, शुचि पवित्र, शुद्ध, निर्मल, साफ, श्वेत, उज्ज्वल को भी इतने सारे अर्थ हैं। चरण युगल दोनों चरण, स्तव प्रशंसा, स्तुति, स्तोत्र, बहु अर्थ भरे अनेक अर्थों से युक्त। अब ये सारे जो इस काव्यांश में जितने शब्दों के अर्थ है, जो शब्द प्रयोग किए गए, उन शब्दों का अर्थ यहाँ पे रखा गया है। और आगे देखिए इसमें प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने भारत माता की महिमा, वैभव और पवित्रता का अत्यंत भावपूर्ण वर्णन किया है। निराला जी भारत माता की स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे माँ भारती, आपकी सदा जय हो और आप विश्व में विजय प्राप्त करें। कवि भारत माता के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि आप अपने हाथों में सोने के समान सुनहरी फसलों रूपी कमल धारण करने वाली हैं। यहाँ कनक शस्य भारत की कृषि संपन्नता और वैभव का प्रतीक है, जो माँ के हाथों में सुशोभित है। माँ कौन? भारत माता, सरस्वती माँ। भारत के भौगोलिक विस्तार का अद्भुत चित्रण करते हुए कवि कहते हैं कि दक्षिण में स्थित श्रीलंका अपने चरणों के नीचे एक शतदल यानी 100 पंखुड़ियों वाले कमल के समान विराजमान है। भारत माता का व्यक्तित्व इतना विराट है और पावन है कि स्वयं विशाल समुद्र जिसकी लहरें निरंतर गर्जना करती रहती हैं,
आपके दोनों पवित्र चरणों को निरंतर धो रहा है, लगातार धो रहा है। समुद्र की उठती गिरती लहरें केवल जल नहीं हैं, बल्कि वे स्वर उत्पन्न करने माँ भारती की आरती उतार रही हैं और अनेक अर्थों से भरी हुई वंदना कर रही हैं। कवि के अनुसार समुद्र का यह गर्जन भारत माता की महिमा का गुणगान है। पूरी प्रकृति माँ भारती की सेवा में तत्पर है। भारत माता केवल एक भूखंड नहीं, बल्कि साक्षात देवी हैं, जिनकी शुचिता और गरिमा अनंत है। कवि माँ से प्रार्थना करते हैं कि वे अंधकार और परतंत्रता की बेड़ियों को काटकर सर्वत्र विजय का परचम लहराएं। यह भावार्थ देशवासियों के मन में राष्ट्र के प्रति गौरव और श्रद्धा का संचार करता है। जी, हमें हमारे अंदर जो है देशभक्ति की भावना प्रवाहित करता है। अब देखिए, विशेष यह है कि प्रयाण गीत यह स्तुति गान है। इसमें विषय यह एक प्रयाण गीत है और जो इसे हम स्तुति गान कहते हैं, इसमें तत्सम प्रधान शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। पद में ज्ञेयता है, लयबद्धता है और शब्द चित्र अत्यंत प्रभावशाली है। अगला पद्यांश करते हैं, दूसरा पद्यांश करते हैं। तरु तृण वन लता वसन, अंचल में खचित सुमन, गंगा ज्योतिर्जल कण, धवल धार हार हर गले, मुकुट शुभ्र तुषार प्राण प्रणव ओंकार, ध्वनित दिशाएं उदार, शत मुख शत रब मुखरे। फिर से सुनिए इसको। तरु तृण वन लता वसन, अंचल में खचित सुमन, गंगा ज्योतिर्जल कण, धवल धार हार गले, मुकुट शुभ्र हिम तुषार, प्राण प्रणव ओंकार, ध्वनित दिशाएं उदार, शत मुख शत रब मुखरे। अब देखिए, तरु यानी वृक्ष, पेड़, तृण यानी तिनका, घास, खर पात, लता बेल को कहते हैं, बल्लरी को कहते हैं, वसन वस्त्र कपड़े आवरण, अंचल आंचल को कहा गया है, कोना कोने को, खचित जड़ा हुआ, अंकित गुथा हुआ, सुमन फूल पुष्प, ज्योतिर्जल कण प्रकाशमय जल की बूंदें, धवल सफेद श्वेत स्वच्छ निर्मल उज्जवल, कितने सारे अर्थ है ना। धार धारा प्रवाह, मुकुट शीर्षाभूषण, मुकुट शीर्षाभूषण, सिर का आभूषण, शीर्षाभूषण, शीर्ष और आभूषण को संधि कर दीजिए, दीर्घ संधि है, शीर्षाभूषण हो जाएगा, सिर का आभूषण, मुकुट शीर्षाभूषण, मुकुट आभूषण है। और आगे देखिए, शुभ्र अत्यंत सफेद निर्मल चमकीला, हिम तुषार बर्फ की ओस पाला हिमकण, प्राण जीवन शक्ति, प्रणव पवित्र शब्द है, ध्वनित गूंजता हुआ, दिशाएं चारों ओर के क्षेत्र, शतमुख अनेक मुख, शतरब 100 की संख्या में ध्वनि, शब्द गुंजार करना, मुखरे गूंजता हुआ, बजता शब्द करता हुआ, शोर करने वाला। ये सारे अर्थ हैं जितने भी यहाँ पर जो शब्द थे, तत्सम शब्दावली जो थे। निराला की ये विशेषता है कि वे सामासिक शब्द के साथ ऐसे तत्सम शब्दों का प्रयोग करते हैं कि जो अन्यत्र आपको दुर्लभ मिलेगा। अन्यत्र कवियों के यहाँ, किसी दूसरे अन्य कवियों के यहाँ शायद ही आपको इस तरह की शब्दावली देखने को मिले। बेहद ही बेजोड़ कवि के रूप में जाने जाते हैं। प्रस्तुत कवि काव्यांश में निराला जी ने भारत के प्राकृतिक वैभव, वनस्पतियों, नदियों और हिमालय को माँ भारती के वस्त्रों, आभूषणों और मुकुट के रूप में चित्रित किया है। कवि निराला जी भारत माता के दिव्य स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे माँ, इस धरती पर फैले हुए अनगिनत वृक्ष, घास, सघन वन और बेलें जो हैं आपके हरे भरे सुंदर वस्त्र हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रकृति ने स्वयं आपको इन वस्त्रों से ढका है। आपके इस विशाल आंचल में खिले हुए रंग बिरंगे फूल ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो
मानो वस्त्रों पर सुंदर सितारे या रत्न जड़े हों। माँ के गले का हार का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि स्वर्ण से स्वर्ग से उतरने वाली पवित्र गंगा नदी की उज्ज्वल धारा आपके गले का मोतियों वाला हार है। गंगा के जल की प्रकाश में बूंदें ऐसी चमकती हैं मानो वे हार में पिरोए गए चमकीले मोती हों। उत्तर दिशा में स्थित विशाल हिमालय आपके नतमस्तक पर सजा हुआ एक श्वेत और दिव्य मुकुट है जो बर्फ की सफेदी से चमक रहा है। वे कहते हैं कि हे भारती, आपके भीतर बहने वाले प्राण साक्षात ओंकार, ओम की ध्वनि है। भारत की इस पावन भूमि से निकलने वाला यह पवित्र नाद चारों दिशाओं में बल्कि 10 दिशाओं में गूंज रहा है। संपूर्ण दिशाएं अत्यंत उदार होकर आपकी महिमा का गान कर रही हैं। ऐसा लगता है जैसे 100 मुखों से आपकी स्तुति की जा रही हो और उन मुखों से निकलने वाली सैकड़ों ध्वनियां पूरे आकाश को गुंजायमान कर रही हैं। संक्षेप में भारत का कण कण और यहाँ की प्रकृति माँ भारती की आरती उतार रही है और उनकी दिव्य उपस्थिति का एहसास करा रही है। अब देखिए, ये इस व्याख्या के बाद अब हम करने जा रहे हैं नीचे दी गई पंक्तियों का अर्थ समझते हुए भाव स्पष्ट कीजिए। कुछ पंक्तियां हैं जिसके भाव हम करवाने जा रहे हैं। पहला क्या है? लंका पदतल शतदल गर्जितोर्मी सागर जल धोता शुचि चरण युगल। ये अभ्यास के हैं। आपके पाठ के पीछे जो दिए हुए हैं अभ्यास, उन प्रश्नों को सबसे पहले हमने लिया है। उसके बाद अलग से कुछ कॉम्पिटेंसी प्रश्न को भी रखा है। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि भारत माता की महानता और पवित्रता का अत्यंत प्रभावशाली चित्र प्रस्तुत करते हैं। वे कहते हैं कि भारत के दक्षिण में स्थित लंका मानो उनके चरणों के नीचे कमल के समान शोभायमान है, अर्थात साथ ही गर्जना करती हुई समुद्र की लहरें निरंतर भारत माता के पवित्र चरणों को धो रही हैं। इसका आशय है कि प्रकृति स्वयं भारत की महिमा का गुणगान कर रही है। यहाँ भारत की भौगोलिक विशालता, दिव्यता और गौरव को देवी स्वरूप चित्रित किया गया है, जिससे राष्ट्र के प्रति श्रद्धा और सम्मान की भावना जागृत होती है। दूसरा है प्राण प्रणव ओंकार ध्वनित दिशाएं उदार शतमुख शतरब मुखरे। अब उत्तर है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि भारत की आध्यात्मिक महानता और सांस्कृतिक व्यापकता का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि भारत के प्राणों में ओम की पवित्र ध्वनि समाई हुई है और उसकी गूंज चारों दिशाओं में फैल रही है। ऐसा प्रतीत होता है मानो अनेक मुखों से भारत की महिमा का गुणगान किया जा रहा हो। यह भारत की सार्वभौमिक चेतना, धार्मिक सहिष्णुता और आध्यात्मिक परंपरा का प्रतीक है। कवि के अनुसार भारत केवल भौगोलिक भूमि नहीं बल्कि विश्व की दिशा देने वाली दिव्य सांस्कृतिक शक्ति है। विश्व को दिशा देने वाली, ये कहा है कि पूरे, जिसे हम विश्व गुरु की बात करते हैं ना, तो वही कह रहा है विश्व को दिशा देने वाली दिव्य सांस्कृतिक शक्ति है। मेरी समझ और मेरे विचार, इसके अंतर्गत जो प्रश्न है उन्हें हमने किया है कि नीचे दिए गए प्रश्नों का कक्षा में चर्चा कीजिए और उनके उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर हमने प्रश्न और उत्तर दोनों लिखे हैं। कविता में कवि की किस भावना की अभिव्यक्ति मिलती है? तो उत्तर है, कविता में कवि की गहरी देशभक्ति, श्रद्धा और गौरव बोध की भावना व्यक्त हुई है। कवि भारत भूमि को केवल भौगोलिक क्षेत्र नहीं बल्कि देवी स्वरूप मातृ शक्ति के रूप में प्रस्तुत करते हैं। वे भारत की प्राकृतिक संपन्नता, सांस्कृतिक महानता और आध्यात्मिक चेतना का स्तवन करते हुए उसकी विजय की कामना करते हैं। कविता में राष्ट्र के प्रति समर्पण, सम्मान और प्रेरणा का भाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जो पाठकों के मन में भी मातृभूमि के प्रति प्रेम जगाता है। अगला प्रश्न क्या है? कविता में भारत के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किस प्रकार किया गया है? क्या आप मानते हैं कि प्रकृति का संरक्षण करना भी देश प्रेम का काम है? क्यों? अगर मानते हैं तो क्यों? उत्तर,
कवि ने भारत के वन, घास, लताएं, गंगा और हिमालय को भारत माता के वस्त्र, हार और मुकुट के रूप में चित्रित कर उसके प्राकृतिक सौंदर्य को अत्यंत सजीव और भव्य रूप दिया है। यह चित्रण भारत की समृद्ध प्रकृति और सांस्कृतिक पहचान को दर्शाता है। हाँ, प्रकृति का संरक्षण करना भी देश प्रेम का कार्य है, क्योंकि प्रकृति ही राष्ट्र की जीवन रेखा, संपदा और पहचान है। पर्यावरण की रक्षा करके हम देश की उन्नति और भविष्य को सुरक्षित बनाते हैं। अगला प्रश्न है, कनक शस्य कमल धरे पंक्ति भारत भूमि की किन किन विशेषताओं की ओर संकेत कर रही है? बहुत इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो उत्तर है, प्रस्तुत पंक्ति भारत की कृषि संपन्नता, उर्वरता और आर्थिक समृद्धि की ओर संकेत करती है। कनक यानी सोने के समान मूल्यवान अन्न को दर्शाता है और शस्य फसलों की प्रचुरता का प्रतीक है। कनक का एक अर्थ गेहूं भी होता है, ध्यान दीजिएगा। यानी कनक सोना तो है ही, साथ में गेहूं को भी कनक कहते हैं। हिमाचल की ओर कनक को सोना गेहूं कहते हैं और शस्य फसलों की प्रचुरता का प्रतीक है। इससे स्पष्ट होता है कि मातृभूमि अन्नपूर्णा के समान अपने नागरिकों का पालन पोषण करने वाली समृद्ध धरती है। साथ ही यह पंक्ति भारत के श्रम, उत्पादन और प्राकृतिक वैभव को भी उजागर करती है। अगला प्रश्न है, मुकुट शुभ्र हिम तुषार पंक्ति में हिमालय को भारत का मुकुट बताया गया है, क्यों? उत्तर है, प्रस्तुत पंक्ति में हिमालय को भारत का मुकुट इसलिए कहा गया है क्योंकि वह देश के उत्तर में ऊंचा, गौरवशाली और रक्षक के रूप में स्थित है। उसकी हिमाच्छादित चोटियां, हिम प्लस आच्छादित, हिमाच्छादित हो गया। चोटियां भारत की गरिमा, शक्ति और पवित्रता का प्रतीक हैं। जैसे मुकुट किसी व्यक्ति के सम्मान और वैभव को बढ़ाता है, वैसे ही हिमालय भारत की शोभा और प्रतिष्ठा को बढ़ाता है तथा प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान भी करता है। देखिए अगला प्रश्न है, शतमुख शतरव मुखरे पंक्ति में भारत के विविध पर्व, उत्सव और रीति रिवाज किस प्रकार एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को साकार करते हैं। अब देखिए ये बहुत बड़ी बात है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना हमारी सरकार भी इसी की बात करती है। तो यहाँ देखिए कविता में कैसे वो उद्घाटित हुआ है कि उत्तर है, प्रस्तुत पंक्ति में अनेक स्वरों और दिशाओं से गूंजती भारत की महिमा का चित्र है, जो देश की भाषाई, सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता को दर्शाता है। विभिन्न प्रदेशों के पर्व, उत्सव, परंपराएं और रीति रिवाज भिन्न होते हुए भी एक साझा राष्ट्रीय भावना से जुड़े हैं। यही विविधता भारत की शक्ति है और एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को साकार करती है। अगला प्रश्न है भारत को सुदृढ़ करने में इसकी प्रकृति, संस्कृति और ज्ञान परंपरा के महत्व को बताते हुए संक्षिप्त लेख लिखिए। 30 से 40 शब्दों में लिखिए। भारत की प्रकृति, संस्कृति और ज्ञान परंपरा उसकी सबसे बड़ी शक्तियां हैं। हिमालय, नदियां, वन और जैव विविधता देश की जीवन रेखा है जो आर्थिक और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखते हैं। भारतीय संस्कृति सहिष्णुता, समन्वय और मानवता का संदेश देती है। वेद, उपनिषद, योग, आयुर्वेद तथा आधुनिक शिक्षा परंपरा भारत को ज्ञान का वैश्विक केंद्र बनाती है। इन तीनों का संरक्षण और विकास राष्ट्र को सुदृढ़, समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाता है। अगला प्रश्न है, कविता में गंगा को भारत के स्वच्छ और श्वेत हार, हिमालय को मुकुट के रूप में अभिव्यक्त किया गया है। वर्तमान संदर्भ में बताइए कि बढ़ते प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन ने हमारी नदियों और हिमालय को किस प्रकार प्रभावित किया है। उत्तर है, वर्तमान समय में बढ़ते प्रदूषण, औद्योगिक अपशिष्ट और प्लास्टिक कचरे ने नदियों की स्वच्छता को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। गंगा जैसी पवित्र नदियां भी प्रदूषण के दबाव में हैं। वहीं जलवायु परिवर्तन के कारण हिमालयी ग्लेशियर
तेजी से पिघल रहे हैं, जिससे जल स्रोतों पर संकट बढ़ रहा है और प्राकृतिक आपदाओं की आशंका भी बढ़ी है। अतः नदियों और हिमालय का संरक्षण राष्ट्र की पर्यावरणीय सुरक्षा और गौरव का समन्वित रूप है, जिसकी स्तुति करके कवि देशवासियों में राष्ट्र प्रेम और श्रद्धा की भावना जागृत करना चाहता है। अगला प्रश्न है, कनक शस्य से अभिप्राय क्या है? क्या अर्थ है इसका अभिप्राय है कि कनक शस्य से अभिप्राय भारत की सुनहरी फसलों से है, जो देश की कृषि संपन्नता, उर्वरता और आर्थिक समृद्धि का प्रतीक है। कवि ने इन फसलों को कमल के समान सुंदर और पवित्र बताया है, जो भारत माता के हाथों में सुशोभित हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि भारत प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध और संपन्न राष्ट्र है। कनक शब्द फसलों की स्वर्णिम आभा को दर्शाता है, जबकि शस्य कृषि उपज का प्रतीक है। इस प्रकार यह पद भारत की समृद्धि, सौंदर्य और जीवनदायिनी प्रकृति का प्रभावशाली चित्र प्रस्तुत करता है। अगला प्रश्न, लंका पदतल शतदल पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने भारत माता के विशाल स्वरूप का अत्यंत प्रभावशाली चित्र प्रस्तुत किया है। यहाँ श्रीलंका को भारत माता के चरणों के नीचे स्थित 100 पंखुड़ियों वाले कमल के समान बताया गया है। इससे भारत के भौगोलिक विस्तार और गौरव का बोध होता है। कवि यह दर्शाना चाहता है कि भारत माता का स्वरूप इतना विशाल और दिव्य है कि उसके चरणों के नीचे भी सुंदर और पवित्र प्रदेश स्थित हैं। यह उपमा भारत की महानता, श्रेष्ठता और गौरवपूर्ण स्थिति को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करती है। अगला प्रश्न है, समुद्र की लहरें क्या कार्य करती प्रतीत होती हैं? कवि कहना चाहता है कि कवि के अनुसार समुद्र की गर्जना करती हुई लहरें भारत माता के पवित्र चरणों को धोती हुई प्रतीत होती हैं। यह दृश्य केवल प्राकृतिक क्रिया का वर्णन नहीं करती, बल्कि इसमें गहरा प्रतीकात्मक अर्थ निहित है। समुद्र की लहरें मानो श्रद्धा और पूर्वक जो है भारत माता की आरती उतार रही हैं और उनकी स्तुति कर रही हैं। इससे भारत माता की महानता, पवित्रता और दिव्यता का भाव व्यक्त होता है। कवि ने यहाँ मानवीकरण अलंकार के माध्यम से प्रकृति को भी भारत माता की सेवा में तत्पर दिखाकर राष्ट्र के प्रति श्रद्धा की भावना को सशक्त रूप में अभिव्यक्त किया है। अगला है प्रश्न, शुचि चरण युगल किसके चरणों की ओर संकेत करता है? शुचि चरण युगल से अभिप्राय भारत माता के पवित्र और दिव्य चरणों से है। कवि ने भारत माता को देवी के रूप में चित्रित करते हुए उनके चरणों को अत्यंत पावन, निर्मल और पूजनीय बताया है। समुद्र की लहरें इन चरणों को धोती हुई प्रतीत होती हैं, जिससे उनकी महानता और श्रेष्ठता का संकेत मिलता है। यह चित्रण भारत की पवित्र भूमि के प्रति गहरी श्रद्धा और सम्मान की भावना को व्यक्त करती है। इस प्रकार कवि भारत माता के चरणों को दिव्यता, गरिमा और राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करता है। अगला प्रश्न है, स्तव कर बहु अर्थ भरे का तात्पर्य क्या है? स्तव कर बहु अर्थ भरे का अर्थ है कि समुद्र के गर्जन करती लहरें अनेक अर्थों से युक्त स्तुति करते हुए भारत माता की महिमा का गुणगान कर रही हैं। यहाँ कवि ने समुद्र की ध्वनि को भारत माता की व्यंजना के रूप में प्रस्तुत किया है। यह केवल प्राकृतिक ध्वनि नहीं, बल्कि राष्ट्र के प्रति श्रद्धा और सम्मान का प्रतीक है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि प्रकृति का प्रत्येक तत्व भारत माता की सेवा और स्तुति में संलग्न है। इस प्रकार यह पंक्ति भारत की दिव्यता, गरिमा और सार्वभौमिकता, महत्ता को प्रभावशाली रूप में व्यक्त करती है। अगला प्रश्न है, अंचल में खचित सुमन का आशय क्या है? इसका आशय है, अंचल में खचित सुमन का आशय है कि भारत माता के आंचल में खिले हुए सुंदर फूल ऐसे प्रतीत होते हैं मानो उनके वस्त्रों पर रत्न जड़े हों। कवि ने यहाँ प्रकृति के फूलों पुष्पों को भारत माता के श्रृंगार के रूप में चित्रित किया है। इससे भारत की प्राकृतिक सुंदरता, विविधता और समृद्धि का बोध होता है। यह चित्रण भारत माता के सजीव और आकर्षक स्वरूप को प्रस्तुत करता है। साथ ही यह भी दर्शाता है कि प्रकृति के विविध
पुष्प भारत की सांस्कृतिक विविधता और सौंदर्य के प्रतीक हैं जो राष्ट्र की शोभा को बढ़ाते हैं। अगला प्रश्न है, गंगा की धारा की तुलना किससे की गई है? कवि ने गंगा की पवित्र धारा की तुलना भारत माता के गले में सुशोभित मोतियों के हार से की है। गंगा के उज्जवल जल की चमक मोतियों के समान प्रतीत होती है, जिससे भारत माता का दिव्य और अलंकारिक स्वरूप उभर कर सामने आता है। इस रूपक के माध्यम से कवि गंगा नदी की पवित्रता, महानता और सांस्कृतिक महत्व को स्पष्ट करती है। गंगा केवल एक नदी नहीं बल्कि भारतीय सभ्यता और आध्यात्मिक चेतना की जीवन रेखा है जो भारत माता के सौंदर्य और गौरव को और अधिक उज्जवल बनाती है। यह वीडियो आपको कैसा लगा? आशा है जरूर अच्छा लगा होगा। इसके जो प्रश्नोत्तर हैं आपके परीक्षा में काम आएंगे, आपके लिए उपयोगी साबित होंगे, इसलिए यह आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। जो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, आपके मन में जो शंकाएं, जो डाउट्स हैं वो अपने आप क्लियर हो जाएंगे इसे करने के बाद। और शायद ही कोई ऐसा प्रश्न हो जिसका उत्तर आप देने में सक्षम न हो। अगर वीडियो आपने एक बार देख लिया है, सुन लिया है ध्यान से, तो आप उन सभी प्रश्नों के उत्तर देने में सक्षम होंगे, स्वयं लिख सकते हैं। हमने बड़े ही आसान शब्दों में इसकी व्याख्या की है और उन प्रश्न के उत्तर को भी रखा है। अब मैं आज्ञा चाहता हूं, मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।